नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है 65 कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाँ जी, गुड इवनिंग। साउंड ठीक है तो बता दीजिएगा एक बार। कॉम्प्रहेंशन की जो क्लास है वो आपकी अगले सैटरडे संडे से हम स्टार्ट कर देंगे। इस सैटरडे संडे को मेरा एक कोई एग्जाम है, इस वजह से ये तो मैं शायद नहीं करवा पाऊंगा ये, लेकिन इस अगले सैटरडे या संडे से हम 100% मतलब स्टार्ट आपके कर देंगे ये जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो कॉम्प्रहेंशन का जो पार्ट है हमारा वो आने वाला जो है, मतलब कल परसों जो आ रहा है इसमें नहीं, इससे अगले वाला जो है उससे हम स्टार्ट कर देंगे ये। सब कुछ ठीक है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो देखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअल में है क्या। देखो, बहुत छोटा टॉपिक है ये, बहुत छोटा ही जी। हाँ, मैंने कहा बहुत छोटा है ये। तो देखना ये है कि एक्चुअल में कंडीशनल सेंटेंस कहलाता क्या है। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डालिएगा, कंडीशनल सेंटेंस। अगर हम बात करें इसको हिंदी में तो देखो जी, ये इस हाँ, मैंने कहा ये इस जो हमने लिखा हेडिंग, ये उसी से पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है, क्योंकि ये बना कहां से, कंडीशन से बना, शर्त से बना ये। यानी अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हम हिंदी में इसे ये बोल सकते हैं कि ये कहलाते हैं शर्तवाचक वाक्य। लेकिन शर्त कैसे, इंपॉर्टेंट ये भी है। और मैंने कहा बहुत इजी टॉपिक होने के साथ साथ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे आते हैं ये। हिंदी की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं शर्तवाचक वाक्य। ये देखो, कंडीशन का मतलब आप क्या समझे एक तरह से। ये कंडीशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई दोस्त है जी है, और उससे मैं ये शर्त लगाता हूं कि भाई, बोलेगी क्या, देख कल जो मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में, ये थर्ड ओडीआई जो था, एक तरह से मान लो उसमें हमने शर्त लगा ली। और हमने शर्त क्या लगाई कि देख भाई, भारत जीतेगा ना तो मुझे पार्टी देगा। बोलेगे ठीक है, और हार गई तो बोले मुझे देनी पड़ेगी। यानी कि हुआ क्या कि अगर इंडिया जीतेगा तो तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। यानी पार्टी का देना किस चीज के ऊपर डिपेंड है, भारत के जीतने पर, इंडिया के जीतने पर। ये समझ रहे हैं, ये पार्टी जो देना है ना वो इंडिया के जीतने पर डिपेंड हुआ। यानी कंडीशन लगा दी गई कि भाई कंडीशन ये है तब रिजल्ट ये आएगा ये। तो यानी शर्तवाचक वाक्य वो कहलाते हैं, लिखिएगा एक डेफिनेशन ये, कि जिसमें एक कार्य का होना, जिसमें एक कार्य का होना, एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करें, दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करें, निर्भर करें, वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि शर्तवाचक वाक्य कहलाते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी एक काम का होना किसी दूसरे काम पर निर्भर करे। कंडीशनल सेंटेंस को वैसे देखा जाए तो 3 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाने के तरीके से कोई इसे 4 पार्ट में भी डिवाइड कर देता है। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा एक बार कि 4 में कैसे करते हैं, वो भी चीज हम समझ लेंगे ये। लेकिन मेरा देखो, मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है। मेरा मानना है कि चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, हमें मतलब नहीं है जी, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए ना, बस टारगेट वही रखो और कुछ नहीं है। मैं बता दूं, आप एग्जाम पास करने के बाद जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहां आपसे कोई नहीं कहेगा बोले भाई आज है ना सुबह आते ही है तेरे को एक नोटिंग करनी है। अब आप जानते नहीं, नोटिंग ड्राफ्टिंग थोड़ा सा मामला रहता।
अगर मान लीजिए आपको कोई के जी नोटिंग करनी है और उसमें कंडीशनल सेंटेंस है ना, उसके बारे में लिखना, कोई नहीं पूछेगा ये। समझ रहे हैं? शिक्षा का जो सिस्टम है ना हमारा, वो थोड़ा सा अलग ही है, यूं मान के चलिए आप ये। तो मैंने कहा कि जिसमें एक काम का होना दूसरे काम के होने पर डिपेंड करे, वो क्या कहलाता है? कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है ये। ठीक है, अब बोले कुछ एक सेंटेंस लिख लें ताकि इसकी डेफिनेशन को हम सार्थक कर देते हैं जी ये, और सार्थक करना बेहद जरूरी है ये। तो देखिएगा एक बार, ये मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल succeed in the examination। यानी हमने सेंटेंस क्या लिख दिया? हाँ, देखिए हमने पॉइंट क्या लिखा कि इफ यू वर्क हार्ड। अच्छा पहले मुझे बताओ, नोट वोट तो बाद में करना, वो सीट जो अपलोड की थी हमने सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट की, वो कर ली क्या सारी आपने, या मतलब रखी हुई है? मैंने कहा जो सीट हमने अपलोड की थी 3 तो मैं करवा चुका था, और मेरा मूड था कि मैं अभी आपको शायद 2 सीट और दे दूं ये, लेकिन पहले वो कर लियो तब तो दे दें, नहीं तो वरना तो क्या है कि पीडीएफ तो बहुत सारी पड़ी है जी, नेट पे सर्च करेंगे एग्रीमेंट के मिल जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन अगर कर लियो तब तो अपलोड करें, कोई फायदा भी है मेहनत करने का ये। हाँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जाम। यहां 2 काम हुए हैं और इनमें एक काम वो है जो दूसरे काम के ऊपर डिपेंड है। हाँ, आपके फोन में नहीं खुल रही एक्चुअल में, ये शायद वो अपडेट किया है उस वर्जन को ये। अगर किसी का ऐसा इश्यू आ रहा है कि अगर पीडीएफ ओपन नहीं हो रही हो तो वो वेबसाइट पर लॉगिन करके कर लीजिएगा ये। और दूसरा आने वाले शायद हो सकता है 10-5-7 दिन के अंदर ही, बात हुई थी मेरी अभी कल भी ये। हाँ, एप्लीकेशन भी अपडेट कर रहे हैं, डाउनलोडिंग का फीचर भी ला रहे हैं उसके अंदर ये, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा ये, क्योंकि वो डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है अभी डाउनलोडिंग के फीचर की वीडियो की, तो वो जल्दी आ जाएगा ये, बात हुई है मेरी ये। मैंने कहा इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जाम ये। ठीक है जी, ठीक है, एक कंप्लीट कर लिए सर, मैंने दोनों कर ली, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो सीट कर लीजिएगा, फिर कह रहा हूँ पीडीएफ वरना दुनिया में इतनी पड़ी है, दुनिया के छोड़ो, टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते, एग्रीमेंट के ऊपर ही है। लेकिन मैंने कहा रखने से कोई फायदा नहीं है, कितना ही रख लो आप, ये कंटेंट करो जो मैंने दे दिया आपको। अगर आपने उसे बार बार कर लिया, ध्यान रखना क्या, बार बार भी कर लिया ना, वो सफिशिएंट है, वो मोर देन सफिशिएंट होगा वो कंटेंट ये। तो देखिए मैंने कहा एक कार्य का दूसरे कार्य के होने पर डिपेंड करे, ये वो क्या कहलाता है? कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है ये। अब बोले कि जी यहां बात हुई है 2 काम की, बोले कि वो क्या? तो देखो जी वो ये हुई है कि अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहां पर एक तो काम कौन सा हुआ है? कठिन परिश्रम करना। एक तो कौन सा है? कठिन परिश्रम करना। और दूसरा यह है कि आप सफल हो जाएंगे। यानी अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे ना तो ऐसी संभावना है, इससे पता क्या चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे एग्जाम में। यानी कि ये ऐसी संभावना पूरी है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप ऐसा हो जाएंगे ये। तो मैंने कहा इसमें एक काम हुआ कार्य का करना, दूसरा हुआ सफल होना। सफल होना डिपेंड है किसके ऊपर? कठिन परिश्रम करने के ऊपर। ये कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं, बेसिक क्लास में मैंने बताया था क्लोज क्या होता है। क्लोज एक्चुअल में देखा जाए तो एक सेंटेंस ही कह सकते हैं, एक सेंटेंस का पार्ट भी माना जा सकता है एक तरह से ये। तो वहां मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी आपको, ये
प्रिंसिपल क्लोज या कुछ मेन क्लोज वगैरह, डिपेंडिंग क्लोज कह सकते हैं, डिपेंडेंट कह सकते हैं, सब ऑर्डिनेट कह सकते हैं। ये सब ऑर्डिनेट का मतलब था किसी के अधीन काम करना, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मैं यहां ऐसे बात करूं कि यहां डिपेंडेंट कौन है, मैंने कहा डिपेंडेंट कौन है, बताइए। अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां डिपेंडिंग क्या कहलाएगा, बताइए। बिल्कुल सही है, ये डिपेंड। भाई सफल होना है तो कठिन काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। कौन सा हो गया, यू वर्क हार्ड, ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट, अधीन काम करना एक तरह से, ये वो डिपेंडेंट कहलाएगा। सफल हो जाएंगे जी आप उस कंडीशन में, बिल्कुल मैंने कहा उस कंडीशन में आप क्या होंगे, सफल हो जाएंगे ये। तो ये कहलाएगा यहां पर डिपेंडेंट। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। हाँ पहले वाला जो है ना, ये बिल्कुल पहले वाला जो है हमारा, वो क्या कहलाएगा, मतलब इफ के जो साथ में है हमारे पास में, ये क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट। देखो सब ऑर्डिनेट का मतलब ये होता है, जैसे कहते नहीं सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑफिस होते हैं जो किसी के अधीन होते हैं, ये समझ रहे हैं, वो डिपेंड होते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां पर जो है वो इफ के साथ वाला जो पॉइंट है वो डिपेंडेंट कहलाएगा। इस पॉइंट को भी हम पढ़ेंगे, क्लोज का एक पूरा सिस्टम है एक तरह से ये कुछ कुछ एग्जाम के अंदर आया करता, हालांकि एसएससी वगैरह इनके अंदर नहीं आता एक तरह से ये, लेकिन हम छोटा सा यहाँ पूछना चाह रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेन काम की बात जो है वो ये है कि यहाँ कौन सा काम जो है, दो कार्य हो रहे हैं, एक कठिन परिश्रम करना, एक सफल होना, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है एक तरह से ये। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि कई आपको ये कह सकते हैं कि जी 4 पार्ट होते हैं, कुछ आपको ये कह सकते हैं कि जी 3 पार्ट होते हैं। ये मैंने कहा कुछ भी कहे, लेकिन मैंने कहा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एग्जाम को पास करना एक तरह से ये। हाँ जी, तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पास करना एग्जाम ये। और हम इसी कड़ी में चलते हैं, और सबसे पहला टाइप 1 जो है वो लिखते हैं। ये टाइप 1 के अंदर हम टाइप 1 का ही एक पार्ट दूसरा और बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या होता है, ये इससे यह होता है कि बेसिकली जो प्रेजेंट की जो प्रोबेबल जो कंडीशन है एक तरह से, ये क्लोज वाला अभी रुक जाइए आप, ये क्लोज वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, आप उसमें टेंशन मत लीजिए, वो आपके काम की चीज है भी नहीं वैसे। ये केवल आप अभी ये पढ़िएगा कि एक चीज दूसरे के ऊपर जो डिपेंड करे एक तरह से, ये बस इतना हमें चलना है। ये वो क्या मैटर है, क्योंकि अभी उसमें पूरा क्लास चली जाएगी। ये वो एक्चुअल में टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो कंजक्शन के रूप में पढ़ेंगे हम। ये कंजंक्शन के अंदर जो है ना, ये वहां पर पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या चीज किसके ऊपर डिपेंड चल रहा है। ये फिलहाल आप ये पॉइंट टू पॉइंट चलती है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस को हम करते हैं। ये टाइप 1 की अगर हम बात करें, तो टाइप 1 का मतलब हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट की जो प्रोबेबल कंडीशन है एक तरह से, ये मतलब कि अगर कोई ऐसा काम होता है जिससे उसका वर्तमान में पूरा होने की संभावना हो, वो टाइप 1 के अंदर जनरली आया करते हैं। ये तो बोले कि एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि, बोले कि ये तो कैसे याद करेंगे कि पूरा होना ना है। मैंने कहा एक ही काम करूं, इसमें 2 पार्ट होंगे, एक इफ वाला पार्ट होगा, एक रिजल्ट वाला पोर्शन होगा। कौन सा, एक तो इफ वाला पोर्शन होगा, एक रिजल्ट वाला पार्ट होगा। देखिएगा मैंने कहा कैसे, इफ और एक कौन सा आता है, रिजल्ट वाला पार्ट। ये एक तो आता है इफ वाला पार्ट, और एक आता है इसका रिजल्ट वाला पोर्शन। ये टाइप 1 के अंदर, टाइप 2 में भी ऐसा ही करेंगे, 3 में भी ऐसा ही करेंगे। ये टॉपिक है छोटा लेकिन बड़ा काम का है ये। तो देखिएगा टाइप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसको नॉर्मली बुकों में लिखा रहता है प्रोबेबल जो कंडीशंस होते हैं एक तरह से प्रेजेंट की, ये मतलब कि जो संभावना हो कि आप प्रेजेंट के अंदर पूरा हो जाएगा एक तरह से, ये वो जनरली इसमें आया करता है। ये तो फिलहाल मैंने कहा टाइप 1 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इफ के साथ में यहां जो सेंटेंस आएगा, यानी जो टेंस आएगा, वो आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम के अंदर ये इससे रिलेटेड। ये अब पहले तो आप मुझे ये बता दो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता इस टॉपिक के अंदर, मैं आपसे ही पूछूंगा ये, और वो क्या पूछ रहा हूं मैं बता दो। ये आप मुझे बता दो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मीनिंग आप क्या समझ पा रहे हैं। ये मुझे तो इतना बता दो जी कि जी हम प्रेजेंट सिंपल से ये समझ पा रहे हैं।
क्योंकि टॉपिक हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बच्चे रटते हैं, और क्या क्या रटते हैं भी मैं बताऊंगा आपको। ये मतलब जब रटते हैं ना तो मामला गड़बड़ होता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से आप क्या समझ पा रहे हैं यहां पर? ये जब भी बात हो टेंस की तो दिमाग में जब भी कोई टीचर पूछे कि जी आप इस टेंस से क्या समझते हैं, ये दो ही प्रकार के आंसर बन सकते हैं। देखता हूं आप उनमें से क्या देते हैं, ये बताइए। प्रेजेंट सिंपल नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ये तो सब जगह आता है। ये आप कह रहे हैं हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं। ये डेली रूटीन है, ठीक है, ये मान लेते हैं। ये पता, जब भी आपको कोई पूछे ना कि टेंस के बारे में, तो सबसे पहले टारगेट आपका यही होना चाहिए कि हाँ देखो, ये रोहित का बिल्कुल परफेक्टली सही है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि वर्ब जो है ना, वर्ब वो किस तरीके से आया करती है। ये वर्ब का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, कि सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए यहां पर। ये यही काम का पॉइंट है यहां पर। ये तो मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस का मीनिंग आप ये समझ पा रहे हैं कि जब यहां कोई सेंटेंस आएगा तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म? मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या ध्यान रखना, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस। पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैंने कहा पहला जो पॉइंट है वो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। बोले दूसरी, दूसरी ये आनी चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। बोले कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली चीज ये हुई। कंडीशन वाले पोर्शन में, जैसे कि अभी अगर आप देखे हो तो देखिएगा एक बार, यहां कहां गया वो, हाँ ये रहा। ये इफ लगाया हमने। इफ का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? अगर। ये क्या कहता है? अगर। मतलब कि ये शर्त हो गई एक तरह से आपकी। ये अभी मैं आपसे पूछूंगा और क्वेश्चन बनाते चलेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। अगर आप बताएंगे हम रूल बना देंगे, आप कहेंगे कि नहीं हो सकता, हम रूल नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, जिधर ज्यादा मेजोरिटी में उधर जाऊंगा। ये तो देखिएगा, मैंने कहा ये कंडीशन है, अगर बता दिया ना इसने, ठीक है। टेंस कौन सा है यहां पर? प्रेजेंट सिंपल। ये आगे कौन सा आ रहा है? फ्यूचर सिंपल। यानी ये क्लियर है कि रिजल्ट वाला जो पार्ट होगा आपका, वो मैंने कहा कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। कौन सा? फ्यूचर सिंपल। चलो बताओ फ्यूचर सिंपल से आप क्या समझे? भाई टॉपिक कर चुके हैं तो मेरा तो यही मानना है कि जी आपको चीजें आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आ पा रही है तो इसमें गलती आपकी भी, और फिर यूं मान के चलिए कि मेरी भी हो सकती है। ये हाँ, मैं आपकी गलती तब मानूंगा अगर आपने क्लास नहीं की, और आपने अगर कर ली तो फिर हो सकता है वहां कहीं मैं ही गलत हूं। ये फ्यूचर सिंपल से क्या समझे आप? ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्टली सही है। मैंने कहा फ्यूचर सिंपल से आप ये समझे कि यहां क्या आता है। मैंने कहा यहां क्या आता है बाबा? विल या सेल, ऐसा ही आता है, बिल्कुल आता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कहा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहले टाइप के अंदर ऐसा ही होगा। बोले कि जी कैसे? अब मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास में एक वर्ड है, और वो वर्ड क्या है लिखिएगा मत, बस पूछता चलो उसको बता दीजिएगा। ये क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजें आपके दिमाग में परमानेंट घुस जाए। सपोजिंग का मतलब क्या होता है? आप तो मुझे बता दीजिए, सपोजिंग का मीनिंग क्या होता है? ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन टैग जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये सपोजिंग से आप क्या समझ पा रहे हैं? ये सपोजिंग, देखो चीजें बहुत, फिर कह रहा हूं, आसान है। आप क्या करते हैं कि हल्का सा दिमाग अगर लगा लेना, मैं कह रहा हूं ग्रामर के अंदर ऐसे ऐसी चीजें हैं जो मतलब बंदा फालतू में मतलब देखता है। ये कैसे? सपोजिंग है। ये कई बार आपके दोस्तों के बीच में बातचीत होती रहती है कि यार सपोज करूं, देखना एक बार। ये मैंने कहा कई बार ऐसे बोलते नहीं है, सपोज कर भाई, तो बोलेगी क्या? अरे कॉन्टिन्यूस नहीं मेरे भाई। मैंने कहा देखिएगा मैं बता देता हूं, हम जनरली दोस्त जैसे बातचीत करते रहते हैं। ये
मान लीजिए हम बैठे हैं, ये सपोज करिए आ रही है, अगर वो गाड़ी तेरे पास होती तो क्या करता, बोलेंगे। बोले भाई मेरे पास गाड़ी होती है नहीं है, मेरे पास अगर ये गाड़ी होती है नहीं है, मनाली घूमने चला जाता अभी, बोलेंगे। सपोज कर, देखिएगा एक बार, ये मैं दोबारा लिखूं इस वर्ड को, ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ये बता देना, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी दिमाग दूसरी जगह चला जाता है, ये तो बता दीजिएगा। ये सपोजिंग लिखा तो सही है ना मैंने, ये कहोगे जी मिस स्पेल्ड का बेस चला दिया, स्पेलिंग आती नहीं, हाँ सही लिखी है मैंने तो ऊपर, तो ये तो देखिएगा ये सपोजिंग। तो मैंने कहा कभी कभी हम कहते नहीं है कि भाई सपोज कर, कल्पना कर, सपोज कर तेरे पास ऐसा होता तो बोले तू क्या करता, बोले मैं वहां चला जाता, यानी ये कंडीशन लगा दी गई एक तरह से। ये क्या हम सपोजिंग को कंडीशन समझे? आपका, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या सपोजिंग को मैं कंडीशन समझूं? सपोजिंग को माना कि, हाँ बिल्कुल सही है, माना कि, ये पॉइंट भी सही है आपका, एक तरह से ये आपने कहा कि जी माना की है, बिल्कुल सही है, अनुमान लगाना ये भी सही है, वही कल्पना के सेंस में आ जाएगा एक तरह से। ये भाई सपोज करो, समझ रहे हैं ये, मैंने कहा लेट, आपका ये पॉइंट ये भी बिल्कुल परफेक्ट था ये। तो मैंने कहा सपोज करिए, कल्पना करिए कि खास ऐसा होता तो हम ऐसा करते, एक तरह से ये कल्पना कर भाई तेरा सिलेक्शन यार इनकम टैक्स में हो जाए, तू क्या करता? पूछ मत भाई, जो सपने हैं ना ये, वो मैंने कहा तेरे को नहीं बताने वाला, अभी एक बार हो जाए बस ये, समझ रही? यानी इसका मतलब यही निकल रहा है कल्पना करने के सेंस में। आप मुझे बता दो कि मैं इस वर्ड के साथ कैसे, पूछ लेता हूं, यहां तक नोट कर लिया हो तो कर लीजिए, नहीं किया हो तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ये पहले एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा। ये सपोजिंग ये जितना है ना, ये मत लिखना, ये मुझे आपके दिमाग में डालनी चाहिए। मैंने कहा आप तो केवल इतना नोट कर लीजिएगा एक बार, टाइप 1 के अंदर ये, और फालतू की चीजें हमें करनी नहीं है। ये कर लो एक बार। कर लिए ना नोट, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, आगे नहीं थोड़ा सा पीछे चलेंगे जी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सेंटेंस आपके पास में, चलो इसको जैसा पूछता है ना एग्जाम में वैसा ही कर देते हैं। ये है आपके पास में सेंटेंस। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सेंटेंस आपके पास में एग्जाम में अगर आ जाता तो आप इस सेंटेंस को सही मानते या गलत मानते? बताइए। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके पास में एग्जाम पेपर बनाने वाले ने डाल दिया, आप क्या करते इस सेंटेंस में? क्या आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? अगर गलत तो क्यों, उसका रीजन मुझे दीजिएगा, बताइए। गलत, गलत, गलत है, बिल्कुल सही है आकाश गुप्ता आपका। आप कह रहे हैं कि इफ और सपोजिंग दोनों का मीनिंग ही सेम आ रहा है। ये मैंने कहा दोनों का मीनिंग ही सेम है। ये कैसे? अगर 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 मेरे भाई आपको कैसे सही लग रहा है जतिन, एक बार बताना। शायद मुझे लग रहा है या तो आप स्टार्टिंग की क्लास नहीं देख के आ रहे हैं कहीं, क्योंकि आपका लगभग लगभग मैं देख रहा हूं
हालांकि सही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ये, लेकिन कुछ कुछ जगह जाता है आपका ये, बाकी और बच्चों का जो है वो नहीं जा रहा है ये। तो आप स्टार्टिंग के क्लासेस को एक बार देख के आइएगा। फिलहाल आप मुझे जिसको अगर सही और को भी लग रहा हो तो वो मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ये एक्चुअल में सही क्यों है, ये बताइए। बिल्कुल गलत है जी। क्या है? गलत है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। क्या कभी आप ऐसे बोलते हो? मान लीजिए मैं एक सेंटेंस उठाता हूं, एक मिनट सुनिएगा। हाँ, मैंने कहा, एक मिनट सुनिएगा। इंग्लिश को छोड़िए, अगर हिंदी की बात करूं, आप मान लीजिए आप मार्केट जा रही हैं, मम्मी से कहते हैं, बोले मम्मी, बोले क्या, मैं अभी थोड़ी देर में वापस वापस आऊंगा। क्या कभी ऐसा बोला आपने? ऐसे ही, मैं अभी थोड़ी देर में वापस वापस आऊंगा। ये दो बार बोलने की कहां जरूरत है जब एक बार से काम चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। ये लॉजिक कंडीशनल सेंटेंस का पहला क्वेश्चन हमारा यहां से तैयार हो चुका है। आप सबसे पहले स्टार लगा के नीचे लिखिएगा, और कहां लिखेंगे? इसके नीचे ये स्टार लगा के। चलो एक काम करते हैं, ये एक काम करते हैं, इसको अभी मत लिखिए, मैं अभी और पूछ लेता हूं आपको ये, क्योंकि मैंने कहा चीजें आपको आसान करनी है हमें। ये इनकेस का मतलब क्या होता है? इनकेस का मतलब बताइए। इन केस का अर्थ क्या निकलता है? ये इनकेस का मतलब बताइए आप मुझे। इनकेस का मतलब क्या निकलता है? फिर यहां से एक पॉइंट बनाएंगे और एक ऐसा रूल बनाएंगे ताकि हमें रटने की नीड ना हो। इनकेस का मतलब आप कह रहे हैं इफ ही होता है, अगर होता है, इफ का सिमिलर होता है, अगर ही होता है, इफ ही होता है, इफ ही होता है, इफ ही होता है, ठीक है जी, अगर होता है, ठीक है, अगर 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 बिल्कुल सही है। इस स्थिति में भी कह सकते हैं, बात वही है। देखो कैसे, कई बार बोलते नहीं है, इनकेस अगर कट ऑफ है ना 50 50 से ऊपर नहीं गए ना पापा, तो मैं पास हो जाऊंगा। सुनिएगा पॉइंट को, फिर कह रहा हूं ये चीजें ऐसी है, इन बुकों में सब में लिखा हुआ। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं है, रूल सब लिखे हैं, लेकिन चीजों को अप्लाई कैसे करना, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। मैंने कहा मान लीजिए, पापा से मैंने कहा, बोले पापा, बोले क्या, इनकेस अगर कट ऑफ 50 से ऊपर नहीं जाती है ना, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बोले बेटा ऐसा, यानी सिलेक्शन होगा तो कब, उसके कंडीशन उसने बता दी, इनकेस बोलकर ही। इनकेस का मतलब वही अगर निकलता, इस स्थिति में बात वही आती है एक तरह से ये। तो यानी कि मैं ऐसा, अगर मैं इसको एक लाइन के रूप में सजाना चाहूं तो ऐसे सजा दूं कि दो कंडीशनल वर्ड का यूज एक साथ नहीं किया जाता है। मैंने कहा अगर मान लीजिए मैं इसे इस तरीके से सजाना चाहूं एक लाइन के रूप में कि दो कंडीशनल वर्ड का यूज एक साथ नहीं होता है, तो शायद मैं सजा सकता हूं, क्योंकि जैसे कि आपने, मैंने कहा मेजोरिटी होगी, मैं उधर चला जाऊंगा ये। तो हम सबसे पहले इसी जो नीचे लिखा ना आपने, ये इसी के नीचे एक स्टार लगाइएगा या डबल स्टार लगाइएगा और लिखिएगा कभी भी एक साथ, कभी भी एक साथ दो कंडीशनल वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। ये गांठ बांध लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं किया जाता है कभी भी एक साथ। हां, मैंने कहा कभी भी एक साथ दो कंडीशनल वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर,
इफ और सपोजिंग, बड़ा सा लिख लो। मैंने कहा बड़ा सा लिख लो और क्रॉस कर लो ऐसे, ठीक है। मैंने कहा जैसे कि इफ, इन केस, बड़ा सा लिख लो और कर दो इसको क्रॉस। ये गलत है सरासर। ये क्या होगा? गलत होगा। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं ये। फिर चलेंगे पीछे, यहां तक नोट कर लीजिएगा। छोटी सी एक लाइन हमने लिखी है, वही लाइन लिखी जो आपने कहा आपके कमेंट के थ्रू। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आते डायरेक्ट लिखा दिया। ये टॉपिक ऐसा भी है कि एक्चुअल में 20 मिनट में भी खत्म हो सकता था। ये पूरा टॉपिक है, हकीकत है ये। लेकिन मैंने कहा कि जब चीजें खत्म ही करनी होती तो कोर्स को तो बहुत पहले ही हम खत्म कर चुके होते। ये 65 नंबर की क्लास चल रही है, हमें पता है। कई कोचिंग के, मैं कोई वो नहीं कर रहा क्रिटिसाइज वगैरह ये, लेकिन मुझे पता है कि 65 क्लासेस के अंदर पूरा ग्रामर का कोर्स हो जाता है ये नॉर्मली ये, और ये संभव है जी। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं। तो मैंने कहा जब बेनिफिट ही नहीं है तो फिर काय का मतलब 65 क्लास के अंदर खत्म करना ही है। धीरे धीरे चलो ना, जो कर रहे हो उसको इतना ढंग से कर लो कि हाँ कॉन्फिडेंस आने लगे। कर दो क्रॉस इनको, आगे चलता हूं, फिर पॉइंट उठाऊंगा। अब आप जो कहेंगे ना वही रूल बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिए, अब सिस्टम को समझिए आप। ये एग्जाम में क्या क्या गलतियां करता है। मैं एक काम कर लेता हूं, एक बार जो हमने सेंटेंस लिखा है, अभी कौन सा सेंटेंस लिखा था हमने, इफ यू वर्क हार्ड, मैं उसी को एक बार दोबारा लिख लेता हूं ये, और फिर आपसे ही पूछूंगा कि क्या क्या गलतियां कर सकता है ये। इफ यू वर्क हार्ड यू विल succeed एग्जाम। मेरे पास में एक सेंटेंस तो ये है, मैं दूसरा एक और लिख लेता हूं। दूसरा मैं ऐसे लिख लेता हूं, यू विल succeed in the exam if you will work hard। तीसरा सेंटेंस लिखता हूं, if you will work hard, if you will work hard you will succeed in the exam। तीन हो गए, एक और लिख लेते हैं। एक कौन सा बनाएं? if you works hard you will succeed in the exam। 5 नंबर, if you do not work hard you will not succeed in the exam। आराम से नोट कर लो पहले एक बार। ये जितनी वो कंडीशन इसमें बना सकता है वो सारी हम समझ लेंगे यहां पर।
ताकि क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड ना गलत हो आपका। और ध्यान रखना, इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ये, पहले ही टाइप से रिलेटेड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले टाइप से और थर्ड से आते हैं ये। सेकंड से भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं ये, लेकिन सेकंड वाला एक ऐसा टाइप भी है जो जनरली आप शुरू से ही मतलब पढ़ते आ रहे हैं ये। तो पहले आप आराम से नोट कर लीजिएगा एक बार। हम्म। मेरे भाई आकाश गुप्ता, जल्दीबाजी में मत करिए। जल्दीबाजी में हमेशा चीजें गलत होती है ये। अब देखिए, करते सब है, रूल सब याद करते हैं, अप्लाई कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। और मैं इतना धीरे पढ़ाता हूं कि मेरे हिसाब से इतना धीरे तो कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है ये इस फील्ड के अंदर ही है। और मेरा धीरे पढ़ाने के पीछे वजह है ये, क्योंकि चीजें हमने फेस की है, एज ए स्टूडेंट भी फेस की है, तो हमें पता है कि चीजें कितनी जाती है जी दिमाग में ये। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहले ही हमारी कंडीशन क्या है पहले सेंटेंस के अंदर, वो जरा एक बार आप नोट कर लिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, पहले एक बार नोट कर लिए हो तो ये। हाँ, कईयों की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है तो जल्दी कर लेते हैं ये। चीजों को समझिए, फिर कह रहा हूं, टेंस दमदार तो सब टॉपिक दमदार। खेल उसी का है पूरा। बात किसकी हो रही है? खेल उसी का है पूरा। यहां रोल पूरा टेंस का चल रहा है, ये पूरा टेंस का कर लिए। तो अब देखिएगा, ये हमने अभी क्या देखा, दो पार्ट देखे, ये एक कंडीशन वाला पार्ट देखा और एक दूसरा पोर्शन हमने कौन सा देखा, रिजल्ट वाला पार्ट। ये कंडीशन में हमारे पास में टेंस कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस था कंडीशन के अंदर। ये मैंने कहा कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस था और रिजल्ट में क्या था, फ्यूचर सिंपल था। तो मैंने कहा कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस था। कहां कहां ऐसा है, सबसे पहले वो देखो। आप ये देखो, कंडीशन कहां, ये रही, यहां से पता चल जाएगी आपको कंडीशन ये। ठीक है, मैंने कहा यहां से पता चलेगी, बिल्कुल पता चलेगी। ये कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस डिपेंड करेगा उसके सब्जेक्ट के ऊपर। ये यहां देखिए, यू, यू के साथ बाबा क्या लगाते थे आप? यू के साथ क्या लगाते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ईएस नहीं लगता इसमें। ये मैंने कहा ये अपनी जगह पूरी तरीके से सही है, ये पूरी तरीके से सही है। हार्ड के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां करेंगे। ये फिलहाल आगे चलता हूं मैं। ये यू विल सक्सीड इन द एग्जाम, मैंने कहा ये कंडीशन हुई तो रिजल्ट के अंदर क्या आया? क्या फ्यूचर सिंपल है? बिल्कुल है। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, यहां हम विल भी यूज कर सकते हैं, सेल भी यूज कर सकते हैं। दिमाग में से ये चीज भी निकाल देना अगर कीड़ा आ रहा हो तो। ये यहां सब्जेक्ट भले कुछ भी हो, यहां हम विल का भी यूज कर सकते हैं, सेल का भी यूज कर सकते हैं। ये यानी मैं ये कह सकता हूं पहला सेंटेंस तो वही है जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। ये एग्जाम में गलतियां क्या क्या कर सकता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये पहली गलती जो होती है ना, वो क्या होती है कि कंडीशन वाला पार्ट में मैंने कहा टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, पता वो क्या करता है, ये इसमें कर देता है फ्यूचर सिंपल। क्या कर देगा? कंडीशन वाले पार्ट के अंदर ये क्या करता है, मैंने कहा कंडीशन वाले पार्ट में ये क्या करता है, फ्यूचर सिंपल कर देता है। ये देखो, ये सबसे पहले ये देखो कि क्या, अब पहले मुझे बताओ सेकंड सेंटेंस सही है कि गलत है। ये पहले मुझे सेकंड का बताओ जी। ये
मुझे लग रहा है मुझे सेकंड नहीं लिखना चाहिए था, शायद कोई एक जगह मैंने, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा ये सेकंड सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर गलत है तो कहां गलत है ये बताइए जी। अब आप मुझे बताइए सेकंड में गलती कहां है। सेकंड में कुछ ना कुछ गलती हुई है हमसे, लेकिन वो हुई कहां है ये बताइए। बिल्कुल गलत है ये। मैंने कहा सबसे पहले देख लो आप कंडीशन वाला पार्ट क्या है, बोलेगी ये कंडीशन वाला यही है, ये कंडीशन यहां लगाई हुई है। रिजल्ट वाला पोर्शन कौन सा है, बोलेगी जी ये है। बोलेगी जी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, देखिएगा मैंने कहा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि वो कंडीशन वाला ये रिजल्ट वाला। कंडीशन में टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। इसने क्या किया, यहां कर दिया फ्यूचर सिंपल, यानी दोनों ही जगह फ्यूचर सिंपल कर दिया। जबकि यहां आना कौन सा चाहिए था, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आना चाहिए था ये। तो मैंने कहा इसका मतलब यह हुआ यू के साथ अगर मैं विल को हटा दूं तो क्या सेंटेंस मेरा पूरी तरीके से सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं विल को हटा दूं तो फिर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी तरीके से बन जाता है। ये पूरी तरीके से बन जाता है, यानी कि विल हटेगा। पहली गलती जो सबसे पहले अभी लिखी हमने, कंडीशनल वर्ड दो एक साथ कभी यूज नहीं होते हैं, पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कि जब मेरे पास कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस रिजल्ट में फ्यूचर सिंपल आ रहा है तो गलती क्या करता है कि कंडीशन वाले पार्ट में भी कभी कभी नहीं 90% फ्यूचर सिंपल टेंस दे देता है, जबकि आना नहीं है। मैंने कहा पहली गलती तो करता है ये। अब बोलेगे सर दूसरी गलती क्या करता है, एक्चुअली मैं इसमें दूसरी गलती करने वाला था, ये तीसरी गलती है, लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि मैंने वो चीज लिख दी है तो हमने इसको दूसरे तरीके से बता दिया। अब मैं चलूंगा आगे। एक्चुअल में तीसरा सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस हमने सेम लिख लिया है, मैं यहां कुछ दूसरी चीज करने में था और वो करने में यह था नहीं, तीसरे में भी नहीं हो रहा। तीसरा सेंटेंस, चलो एक बार चलते हैं पहले ये तीसरा सेंटेंस, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जाम। देखो तीसरा सेंटेंस भी फिर हमारा गलत है क्योंकि कंडीशन के अंदर फिर इसने फ्यूचर सिंपल टेंस यूज कर दिया ये। हाँ वो दूसरा तीसरा सेम हो गया ये। हाँ मैं यहां क्या बताना चाह रहा था, चलो एक काम करते हैं, ये इसको बना लेते हैं, इसको पता है क्या बनाए, हाँ पता है इसमें क्या करेगा, मैं आपको बताऊं आपके दिमाग में वहां क्या कीड़ा आ सकता है। ये आपके दिमाग में इस क्वेश्चन में वहां हाँ इसमें देखो क्या कीड़ा आएगा। मान लो अभी मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास में। इसमें दिमाग में वो कीड़ा आता है, हाँ देखो एग्जाम में बता क्या क्या गड़बड़ होती है, बताओ तुम आपको। ये रिजल्ट वाला पार्ट है, वो कंडीशन वाला पार्ट है ये। अब इसमें जब बंदा रटता है ना ऐसे, ये क्या विल सेल का यूज नहीं होगा, विल सेल का यूज नहीं होगा, तो वो पता है जल्दीबाजी में करता क्या है ये। नहीं 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 रुकिएगा एक बार, वो एग्जाम में क्या करता है आपके दिमाग में आएगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और लेंगे ये। तो हमारी समस्या ये है ना कि हम तो एरर ढूंढते हैं, समझ रहे हैं हमारी गलती क्या है कि ये आपका नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो कि कॉमन एरर के अंदर आपके साथ ही ऐसा होता हो कि जी यार मैं थोड़ा हमेशा एरर ढूंढने की कोशिश करता हूं, आप नहीं, जितने सेलेक्ट हुए हैं वो सब भी ऐसा ही करते थे ये, लेकिन किसमें अपने आप में इंप्रूवमेंट किया वो बंदा निकल गया। तो आप ये मत सोचा करो, हमेशा ये ध्यान रखेगा, ये मतलब अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा सा हाई रखा करो ये। तो मैंने कहा यहां पर देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता, बोले कि जी क्या, यू विल सक्सीड इन द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। पता आप क्या करते हैं, आप में से ही 50% तो गलती इस पोर्शन में कर जाते हैं। किसमें, इस 1 नंबर वाले में। किसमें, इस 1 नंबर वाले में। अभी हो सकता है आप इसमें नहीं करते इस सेंटेंस में तो, लेकिन अभी मैं 1-2 सेंटेंस लिखूंगा आप उसमें कर जाते हैं ये। बोले कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम रट लेते हैं चीजों को कि विल सेल का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, हमारा दिमाग ही वही काम कर रहा है, आगे जा ही नहीं रहा। हम ये नहीं देख पा रहे कि कंडीशन के अंदर टेंस वो यूज होता है, रिजल्ट में वो यूज होता है। एग्जाम में गए
और जैसे देखो ऐसे होता है, ये मैं बताऊं आपको कैसे, ऐसे चलते हैं ना बंदा, ये ऐसे चलता है, एरर एरर ढूंढना है ना, एपीयू वर्क हार्ड, ये बोले कि यार यहाँ तो, और आपका विल 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 को हटा दे। अरे मेरे भाई ये रिजल्ट वाला पार्ट है, ये सही है, विल हटाना था तो यहां से हटाना था, इस जगह अगर आता है तो ये होती है गलतियां, ये नॉर्मली देखना। अभी आप ये थोड़ा सा और आगे चलेंगे तब ये फिलहाल हमारे पास सेंटेंस 3 नंबर जो है वो पूरी तरीके से। अच्छा यहां एक चीज और बता दूं मैं, इसमें ध्यान रखना, कंडीशन वाले पार्ट को जरूरी नहीं है कि पहले ही डाले, इसको बाद में भी डाल सकता, क्योंकि मीनिंग वही निकलना है ये। मैंने कहा जैसे कि हमने क्या किया, रिजल्ट वाले पार्ट को इधर डाला और कंडीशन वाले को यहां डाल दिया, तो इससे आप ये मत समझना बोले यार ये मामला क्या हुआ, ये ऐसा हुआ है, एग्जाम में आते हैं चीजें ये, और बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, इसको कैसे भी घुमा सकता है, ये इधर डाल दो चाहे उधर डाल दो ये। तो देखिएगा मैंने कहा थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर में क्या करेंगे, थर्ड नंबर में गलती यहां पर हो गई, इसको छोड़ दीजिए। अब सबसे बड़ी गलती क्या, ये कभी कभी हुई ऐसी, ऐसा हुआ है ये, तो मैंने कहा देखिएगा, हाँ मैंने कहा देखिएगा फोर्थ नंबर में क्या कर सकता है ये। चलो बताओ फोर्थ नंबर की गलती कहां है ये एक ऐसी गलती है जो एग्जाम में बच्चा पकड़ ही नहीं पाता फोर्थ नंबर में, लेकिन है इतनी आसान, बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही है ठाकुर साहब, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी आपका ये, बिल्कुल सही है। गॉस बिल्कुल सही है आपका। गुप्ता बाबू, दो में क्या कह रहे हैं आप ये, सक्सीड कैसे होगा, क्यों भाई, कठिन परिश्रम कर रहा है तो सक्सीड तो होगा ही ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जाम, बिल्कुल सही है। इसमें गलती कहां नजर आई आपको ये, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, या वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसको सक्सेड यूज कर दीजिए, अपनी जगह सही है। इसमें क्या गलती है, कहां था ये, फोर्थ नंबर ये, मतलब ऐसी गलती जो बच्चा लगता है कि यार पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़, और ऐसा हुआ है ये, देखो ये, अब यू सब्जेक्ट था, अरे वर्क थोड़ी ना आएगा, मैंने कहा क्या वर्क आएगा, वर्क आएगा। अब बताओ 5 नंबर में क्या गलती है, 5 नंबर में, 5 नंबर में बताइए। इसमें बताइए जी 5 नंबर में क्या सही या गलत, इसमें एक गलती और की है, एक बार हुआ ऐसा एग्जाम में, हो सकता है ज्यादा हुआ हो, बिल्कुल सही है। यहां कहना चाह रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे एग्जाम के अंदर, ये तो सेंटेंस सही है। इससे ये पता चल रहा है कि आप ये दिमाग में मत डाल लेना कि जी प्रेजेंट सिंपल तो बोले कि नॉर्मल सेंटेंस, नहीं नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने कहा सेंटेंस यहां नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो मत कर लेना, कभी कभी कर देता है ये, हालांकि रेयर चांस रहते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि डो की जगह कभी कभी ऐसा भी कर देता है कि डज कर देता है ये क्या कर देता है, डज कर देता है, जो कि सरासर गलत है ये। तो पहली गलती तो हमारी ये हुई कि इतनी प्रकार से वो एग्जाम में गलतियां कर सकता है ये, हाँ। अरे तो सक्सीड मैंने कब बोला है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, मैंने कब बोल दिया ये, मैंने थर्ड फॉर्म बताया था क्या कहीं, अरे कहीं बताया है क्या मैंने, एक बार बताना कहां लिखा है मैंने ऐसा, थर्ड फॉर्म तो मैंने तो आज तक कहीं पढ़ा नहीं है, कहां लिखा है मैंने, यहां तो यही तो लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है यहां पर, गौर से देखिए आप ये, विल या सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा है मैंने ये, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ये थर्ड फॉर्म नहीं लिखा मैंने ये, देखिएगा। चलता हूं मैं थोड़ा सा और आगे, अब लिखिएगा, स्टार लगा लीजिए, इफ की जगह, इफ की जगह निम्न कंडीशनल कंडीशनल वर्ड्स
का भी यूज किया जा सकता है। मैंने कहा कंडीशनल वर्ड का भी। क्या कह रहे हैं, थर्ड फॉर्म अभी कुछ बात भी नहीं हुआ। हाँ ये तो मैं कह रहा, थर्ड फॉर्म का तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। थर्ड फॉर्म का कहाँ बोल दिया ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो हुआ है ये। मैंने कुछ बोल दिया क्या थर्ड फॉर्म आपको ये। देखिएगा, देखो कभी कभार क्या होता है, इफ की जगह कुछ और वर्ड भी दे दिया करता है, जैसे कि वैन दे देता है। और ये क्या हुआ, कभी कभी वैन डाल देता है, कभी कभी इनकेस डाल देता है, कभी कभी सपोजिंग डाल देता है, कभी कभी प्रोवाइडेड डाल देता है। प्रोवाइडेड यानी बशर्ते, मैंने कहा बशर्ते। ये कभी कभी आफ्टर कर देता है, बिफोर कर देता है, और डबल स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये जो रूल है ना, वो कभी कभी कुछ ऐसा सेंटेंस बना देता है कि जैसे जैसे मैं आऊंगा मैं तुमसे मिलूंगा, जैसे ही मैं आता हूं मैं तुमसे मिलूंगा। तो मैंने कहा ये कभी कभी कर देता है ऐसे। ये ऐसे एग्जाम्पल उठा लेता है ये, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज। ये पॉइंट एक बार आप लिख लीजिएगा, और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप मुझे बताइएगा कि क्या वो सही है कि गलत है। ला 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 ना 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 बन गए। अच्छा हाँ, इसमें दो और लिखिएगा, हालांकि उनकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल हम लिख लीजिएगा। ये भी कंडीशनल वर्ड ही होते हैं एक तरह से, अनटिल। अभी एक चीज और देखेंगे, वो बहुत अच्छी चीज है कि एक शुड मॉडल का भी हम यूज, रिप्लेस किया जा सकता है इफ को। ये अकेला वही मॉडल होता है जो इफ को रिप्लेस करता है। उसका क्वेश्चन पूछा था CHSL 2000 शायद, कब की बात थी, 17-18 शायद, इनमें पूछा था ये क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आया था ये, शुड मॉडल के रूप में पहली बार उसी टाइम पूछा था उस क्वेश्चन को। लिख लिए, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। और अच्छा, टाइम हो गया क्या दूसरी क्लास का। चलो एक बार एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप मुझे बताइएगा कि ये गलत है कि सही है। कि व्हेन आई विल कम मुंबई आई विल meet अनुष्का शर्मा। कि अगर मैं मुंबई आऊंगा ना, तो अनुष्का शर्मा से मिलूंगा जी। अब आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। अगर आप ये बता गए तो समझ लीजिए आज की क्लास से आपको बहुत सी चीजें समझ में आ गई। और अगर आप नहीं बता पाए तो यूं मान के चलिए कि हो सकता है। अच्छा क्या कह रहे हैं आप ये, अच्छा मेरे बोलने से पहले बता दिया कि ये है, ठीक है जी, आपका सही है। और जो मुझे इसे गलत बताता चले वो मुझे ये भी बता दे कि इसको सही कैसे करेंगे आप, ये बताइए। गलत है, रोंग है, गलत है, गलत है, गलत है जी, गलत है, गलत है, तो सही कैसे करोगे ये बता दो। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो कंडीशन क्या है यहाँ पर, मुंबई आने की कंडीशन है ये। बस यही गलती करते हैं आप ये।
आपको जो चीजें आ रही हैं पहले से आती हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ पढ़े हैं क्या है, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया, मैंने अभी तक चर्चा शायद वुड की नहीं की है मेरे दोस्त। मैंने अभी तक वुड की कोई चर्चा नहीं की है, समझ रहे हैं? ये मैंने कहा, मैंने वुड का तो कहीं बोला ही नहीं अभी तक ये। तो मैंने कहा जब मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप चीजें अपने दिमाग से मत लाइए। अगर आप कहीं पढ़े हैं पहले या किसी चीज से पढ़े हैं तो उसको साइड में कर दो आप ये। अगर वो चीजें दिमाग में आएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि इससे ना तो आपको फायदा है, कोई सेंस नहीं है, यूं मान के चलिएगा ये। क्योंकि जब मैंने वुड का बोला ही नहीं तो इसका मतलब मैं उस चीज के बारे में पूछूंगा ही नहीं, ये कभी नहीं पूछने वाला ये। तो मैंने कहा व्हेन आई विल कम टू मुंबई आई विल मीट अनुष्का शर्मा। मेरी कंडीशन ये है कि जब मैं मुंबई आऊंगा तो मेरा रिजल्ट ही आ जाएगा कि मैं मिलूंगा। और वो किससे मिलूंगा? बोले अनुष्का शर्मा से मिलूंगा ये। तो मैंने कहा आप कर दो ना, ये कंडीशन हो गई आपकी ये। तो इसको सही कैसे करेंगे? आप ऐसे कर दो, व्हेन आई कम टू मुंबई, और ये आगे वाला पोर्शन आ जाएगा ऐसे के ऐसे ही है। कर दो इसको सही है, काम खत्म। तो यानी ये सही कैसे होगा? व्हेन आई कम टू मुंबई, कि मुंबई आऊंगा तब मिलूंगा। तो यानी कि ये क्लियर हो चुका है, इससे आप चीजें समझ पाएंगे कि ये अनटिल, अनलेस, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, अभी जो हमने लिखा प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, जब ये एज ए कंडीशनल वर्ड के रूप में यूज होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंस में जब यूज होते हैं, हम इनके बाद विल या सेल का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि कंडीशन में टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। शायद मुझे लगता है कि यहां तक आपके दिक्कत नहीं आएगी कोई, क्योंकि ये क्लियर तो आगे वाले दोनों जो टाइप है ना वो तो बड़े ही आसान हो जाएंगे। ये कर गए तो वो दोनों आसान हो जाएंगे। ये उन दोनों का 95% में आपको एक चीज बोलूंगा, आप ये कह देंगे कि जी ये होगा। 95% वो पॉइंट क्लियर है। 95 5% क्यों छोड़ रहा हूं? उसकी वजह है कि उसमें कुछ चीज मुझे और बतानी पड़ेगी, ये जो कभी कभी उठा लेता है। लेकिन 95% क्वेश्चन जो आते हैं वो केवल एक पॉइंट बोलूंगा, आप कर देंगे। इसलिए मैंने इसमें टाइम ज्यादा लिया है अभी ये। और मैं चाहता था कि आप वो दिक्कत नहीं हो जो पहले आपके साथ हो ही है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आपको तो बता दीजिएगा। और एग्जाम में इसमें क्या करता है, मैं एक चीज और बता दूं, ये यही क्वेश्चन अगर अभी ऐसे दे देता ना, कैसे? व्हेन आई कम टू मुंबई आई विल मीट अनुष्का शर्मा। पता आप क्या करते एग्जाम में? आप में से कई कर जाते, बोले कि क्या इस विल को हटा देते। बोले कि ऐसा क्यों? वो इसलिए वो इसलिए मैं बताऊं आपको, क्योंकि हमारे दिमाग में छपी हुई चीजें हैं। क्या? वैन के बाद वो विल का यूज नहीं होगा। आप तो फटाफट एग्जाम में देख रहे हो when, अरे विल ये अरे ये रिजल्ट वाला पार्ट है मेरे भाई। तो रिजल्ट वाले पार्ट का क्यों हटा रहे हैं आप? ये आप कंडीशन वाले पार्ट का हटा सकते थे। ये आप कहाँ हटा सकते हैं? कंडीशन वाले पार्ट का हटा सकते हैं ये। तो मैंने कहा यहां से नहीं हटेगा, ध्यान रखना, ये रिजल्ट वाला पोर्शन नहीं है। तो हम कल मिलेंगे। अच्छा, कल की 99% आगे आप क्लास हो, ये 1% चांस हो सकता है अगर मैं एग्जाम देने गया तो। बाकी है मूड मेरा कम देने का एग्जाम ये, लेकिन अगर मैं देने गया तो उस कंडीशन में मैं क्लास थोड़ा चांस कम है, क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर आया दिल्ली के अंदर में ये। तो इस वजह से अगर मैं पहुंच पाया टाइम पर तो मैं कोशिश करूंगा कि लेने की, अदरवाइज सैटरडे और संडे को दोनों दिन हमारी क्लास होगी ये। ठीक है? और टॉपिक खत्म करके फिर पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा मजेदार टॉपिक होगा पार्ट ऑफ स्पीच ही है। ठीक है जी, मिलता हूं मैं कल आपसे, और अभी मिलता हूं किरण वाले बैच में। एंटोनिम्स की क्लास शायद उसमें एंड होने वाली, कुछ क्लास बची हुई है। तो साइनो उसमें हो चुका था हमारा, एंटोनिम्स के क्लास 19 20 नंबर की क्लास है। तो उसमें हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में।